अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम थोड़ा सा काम ज़्यादा करेंगे क्योंकि पिछले 2 जुमे को ज़रा छुट्टियां आ गई थी, तो इस वजह से हम आज ज़रा काम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे ताकि हम अपना कोर्स वाइंड अप कर सकें। तो अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह मैंने शायद आपको पहले भी बताया हो कि हर मैट्रिक्स स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, लेकिन इसका कन्वर्स ज़रूरी नहीं है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर टोपोलॉजिकल स्पेस मैट्रिक्स स्पेस हो। इस बात को प्रूव करने के लिए हम एक कोई पर्टिकुलर सा केस ले लेते हैं। मतलब हम एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लेते हैं जिसमें यूनिवर्सल सेट ए बी के बराबर है और उस पर टोपोलॉजी डिफाइन है। हम इस तरह कर लेते हैं कि इन दो मुख्तलिफ पॉइंट्स ए और बी हैं, तो इन दोनों के दरमियान हम फर्ज करते हैं कि डिस्टेंस आर के बराबर है और आर हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, हम पॉइंट बी ले लेते हैं। तो अगर हम एक ओपन बॉल डिफाइन करना चाहें जिसके सेंटर बी और रेडियस आर हो, फिर वो किस तरह से डिफाइन होगा कि उसमें तमाम पॉइंट्स होंगे जिनका सेंटर बी से जो डिस्टेंस है वो आर से छोटा होगा। तो अब देखें, मतलब ये जो ओपन बॉल है इसमें टोपोलॉजिकल स्पेस की तमाम वो पॉइंट्स जिनका सेंटर बी से डिस्टेंस आर से छोटा हो। तो अब देखें, ए और बी का डिस्टेंस तो आर के बराबर है, तो ये तो आर से छोटा है ही नहीं एक तरह से। ठीक हो गया। और अगर हम ये मतलब देखें कि अगर हम पॉइंट ए ले लें, तो पॉइंट ए का तो सेंटर बी से डिस्टेंस आर के बराबर है ना, तो वो तो आर से छोटा नहीं है। और अगर हम पॉइंट बी ले लेते हैं, तो पॉइंट बी का मतलब सेंटर हम बजाते खुद ले लेते हैं, तो पॉइंट बी का अपने आप से जो डिस्टेंस है वो 0 के बराबर होगा। हर पॉइंट का अपने आप से डिस्टेंस 0 के बराबर होता है, तो 0 तो ऑब्वियसली आर से छोटा है क्योंकि आर हमारे पास एक ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अब ए और बी का डिस्टेंस तो आर के बराबर हो गया। तो अब बी का अगर हम अपने आप से डिस्टेंस लेंगे तो वो आर से छोटा आएगा। क्यों आर से छोटा आएगा? इसलिए कि हर पॉइंट का अपने आप से डिस्टेंस 0 होता है और 0 ऑब्वियसली आर से छोटा है क्योंकि आर इज ग्रेटर देन 0। और एक और बात अगर आपके जहन में आ रही है कि इसमें अगर हम पॉइंट ए का अपने आप से डिस्टेंस क्यों नहीं ले सकते, मतलब आपके जहन में शायद ये आ रहा हो कि हम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए ये क्यों नहीं मालूम करते। तो वजह ये है कि ये जो हमने ओपन बॉल लिया हुआ है इसमें सेंटर बी है, ठीक है, सेंटर ए नहीं है, तो इसलिए आप पॉइंट ए का अपने आप के साथ डिस्टेंस नहीं चेक कर सकते। आप पॉइंट बी का अपने आप के साथ डिस्टेंस इसलिए चेक कर सकते हो क्योंकि पॉइंट बी सेंटर है, ठीक है, बजात खुद सेंटर है इस ओपन बॉल का, लेकिन पॉइंट ए इस ओपन बॉल का सेंटर नहीं है, तो इसलिए ए का आप अपने आप के साथ डिस्टेंस नहीं चेक करते। तो सिंपल मुख्तसरन ये कि अगर कोई ऐसा पॉइंट जिसका अपने आप के साथ जिसका सेंटर बी के साथ डिस्टेंस जो है वो आर से छोटा है, तो वो पॉइंट बी ही है, एक तरह से सेंटर बजाते खुद ही है। ठीक है, और अगर ये मतलब इससे हमारे पास ये सेट बी बन रहा है ना, मतलब पॉइंट बी आ रहा है जिसका सेंटर से डिस्टेंस छोटा आर से छोटा है, तो अब ये सिंगलटन सेट बी बन गया। तो इस टोपोलॉजी को देखें तो ये सिंगलटन सेट बी जो है ये इस टोपोलॉजी में ओपन नहीं है एक तरह से। मतलब ये तो फिर एक तरह से मैट्रिक स्पेस मतलब ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ओपन बॉल हमारे पास ओपन सेट ना हो। ये इस बात को तो कि हम इस बात को प्रूफ भी कर चुके हैं, थ्योरम मैंने आपको बताया भी था कि हर ओपन बॉल ओपन सेट होता है। हर उसकी थ्योरम की प्रूफ की तो इतनी जरूरत नहीं है, वो तो बहुत शॉर्ट थ्योरम है, लेकिन हर ओपन बॉल ओपन सेट होता है। तो यहाँ पर तो ये ओपन बॉल ओपन सेट नहीं आ रहा, तो ये कैसे हो सकता है? इसलिए हम बोलते होते हैं कि हर मैट्रिक्स पे हर टोपोलॉजिकल स्पेस जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स स्पेस हो, क्योंकि ये बात बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर टोपोलॉजिकल स्पेस में मैट्रिक्स स्पेस वाली बातें हों। आपको एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल ये बात बन रही है ना कि ओपन बॉल तो हमेशा ओपन होता है, लेकिन हमने ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस की है इसमें तो ये ओपन बॉल ओपन नहीं आ रहा, तो इसलिए हर टोपोलॉजिकल स्पेस में मैट्रिक स्पेस वाली बातें तो नहीं होती, लेकिन हर मैट्रिक स्पेस में टोपोलॉजिकल स्पेस वाली बातें जरूर होती हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये बात प्रूव कर ली कि ये ओपन बॉल चूंकि हमारे पास ओपन नहीं आ रहा, तो इसलिए ये टोपोलॉजिकल स्पेस मैट्रिक स्पेस नहीं है, मतलब हर टोपोलॉजिकल स्पेस मैट्रिक स्पेस नहीं होती। अब हम इस थ्योरम की पास तरफ आते हैं कि हर क्लोज बॉल हमारे पास क्लोज सेट होता है, ओपन बॉल ओपन सेट होता है, तो क्लोज बॉल अब क्लोज सेट होता है। ओपन बॉल को ओपन सेट वाला जो थ्योरम है वो बहुत शॉर्ट है, उसको करना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन बस ये याद रखें कि ये थ्योरम से साबित है कि ओपन बॉल ओपन सेट ही होता है। तो इस तरह कर लेते हैं, हम एक मैट्रिक्स स्पेस ले लेते हैं, एक पॉइंट एक्स नॉट ले लेते हैं और हम एक पॉजिटिव रियल नंबर ले लेते हैं। हम एक क्लोज बॉल बी बार ऑफ एक्स नॉट आर ले लेते हैं और हमने साबित इसको क्लोज सेट करना है या हमने इसकी कॉम्प्लीमेंट को हमने ओपन सेट साबित करना है। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट से हम एक पॉइंट ले लेते हैं। देखें, अब क्लोज बॉल क्या होता है? क्लोज बॉल में वो तमाम पॉइंट्स होते हैं जिनका सेंटर से डिस्टेंस या रेडियस से छोटा होता है या उसके बराबर होता है। तो लेस देन और इक्वल टू का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ग्रेटर देन होता है ना। मतलब अगर हम कहें कि ये पॉइंट ए है वो क्लोज बॉल के कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका मतलब ये है कि इसका सेंटर एक्स नॉट से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा है,
ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है। आर को अगर हम उस तरफ ले जाएं तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एक्स नॉट माइनस आर इज ग्रेटर देन 0। इस वैल्यू को हम R1 के बराबर ले लेते हैं, तो इससे हमारे पास R1 पॉजिटिव आएगा। अब हम एक ओपन बॉल कंसिडर कर लेते हैं जिसका सेंटर x नॉट और रेडियस R1 है, ठीक है, और उसे एक पॉइंट ले लेते हैं। तो जब पॉइंट लेंगे तो उसका सेंटर x नॉट से जो है डिस्टेंस जो है वो R1 से छोटा आएगा। अब हम आगे इस तरह करते हैं कि मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टी के मुताबिक डिस्टेंस बिटवीन एंड एक्स नॉट इट विल बी लेस देन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एंड वाई प्लस डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स नॉट। ये फोर्थ जो प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स स्पेस की उसके मुताबिक है। फिर बोथ साइड से हम क्या कर लेते हैं, आर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आर को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली वैल्यू R1 के बराबर बन जाएगी, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन y एंड x नॉट ये R1 से छोटा है। यहाँ पर तो डिस्टेंस बिटवीन x नॉट y है और यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन y x नॉट है, लेकिन मैट्रिक्स स्पेस में डिस्टेंस बिटवीन y x नॉट हो या x नॉट y हो, ये दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बिटवीन y x नॉट इट्स लेस देन R1, तो ये जो इनइक्वालिटी है ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बन जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस बिटवीन y x नॉट ये लेस देन R1 है, स्ट्रिक्टली लेस देन R1 है, ठीक हो गया। तो ये R1 के बराबर हो गया, ठीक है, और ये लेस देन R1 आ गया, तो ये बनता है R1 लेस देन डिस्टेंस बिटवीन ay प्लस R1 माइनस R। R1 और R1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0 इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन ay माइनस R, और या डिस्टेंस बिटवीन ay माइनस R इज ग्रेटर देन 0। R को उस तरफ ले जाएं, तो फिर ये हमारे पास पॉइंट y जो है ये हमारे पास एक ऐसे ओपन क्लोज बॉल की पॉइंट y जो है ये ऐसे क्लोज बॉल के कॉम्प्लीमेंट में मौजूद पाया जा रहा है जो जिसका सेंटर a और रेडियस r है। यही मतलब ऊपर हमने देखा ना, यही हमारे पास क्लोज बॉल के कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी है। मतलब पॉइंट y जो है क्लोज बॉल के ऐसे क्लोज बॉल के कॉम्प्लीमेंट में मौजूद है पॉइंट y ऐसे क्लोज बॉल के कॉम्प्लीमेंट में मौजूद है जिसका सेंटर a और रेडियस r है, ठीक है। तो अब पॉइंट y हमने कहाँ से लिया है, ओपन बॉल बी एक्स नॉट R1 से लिया है ना, और पॉइंट y फिर इस क्लोज बॉल के कॉम्प्लीमेंट में मौजूद पाया गया। मतलब क्या हुआ कि ये ओपन बॉल जो है ये क्लोज बॉल के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, क्योंकि हमने पॉइंट y इस ओपन बॉल से लिया और फिर पॉइंट y जो है ये क्लोज बॉल के कॉम्प्लीमेंट में मौजूद पाया गया, तो ओपन बॉल इस क्लोज बॉल के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। मतलब क्या हुआ कि y जो है ये ओपन बॉल में मौजूद है और ओपन बॉल जो है वो इस क्लोज बॉल के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। मतलब क्लोज बॉल का जो मतलब ये जो क्लोज बॉल का कॉम्प्लीमेंट है ये हमारे पास ओपन है। ये आपको बताया था कि एक सेट कब ओपन होता है, अगर हमारे पास एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करे, यहाँ तक कि पॉइंट x जो है ये ओपन बॉल BXR में मौजूद हो और BXR जो है ये सेट A का सबसेट हो। ये हमारे पास ओपन सेट की डेफिनेशन है मैट्रिक्स स्पेस में, ठीक है। तो मैट्रिक्स स्पेस में ओपन सेट की डेफिनेशन के मुताबिक इस क्लोज बॉल कॉम्प्लीमेंट ओपन है, मतलब ये क्लोज बॉल बजाते खुद क्लोज्ड है एक तरह से। मतलब ये तो एक जनरल क्लोज बॉल है, तो मतलब क्या हुआ कि क्लोज बॉल मैट्रिक्स स्पेस में क्लोज सेट होता है। अब अगर आपको इससे कंफ्यूजन होती है कि ऊपर तो हमने ये बी बार ऑफ एक्स नॉट आर लिया और यहाँ पर ये नोटेशन जो है बी बार ऑफ ए आर आ रही है, तो देखिए नोटेशन एक टेम्पररी होती है, नोटेशन कुछ भी हो सकती है, नोटेशन डमी एक होती है ना, नोटेशन से कोई फर्क हमारे पास नहीं पड़ता। हमने बस जनरली क्लोज बॉल को क्लोज सेट साबित करना था, वो हमने कर दिया है, ठीक हो गया। अगला थ्योरम है फिर के फेयर मैट्रिक्स स्पेस में क्लोज सेट होता है। तो स्फीयर की क्या डेफिनेशन होती है कि इसमें वो पॉइंट्स होते हैं जिनका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर होता है। तो हमने स्फीयर को क्लोज मतलब साबित करना है, मतलब कॉम्प्लीमेंट को हमने ओपन साबित करना है। स्फीयर की डेफिनेशन क्या है कि जिस तरह बताया कि सेंटर से डिस्टेंस r के बराबर होता है। अगर हम स्फीयर लें जिसका सेंटर x हो और रेडियस r हो, तो इस स्फीयर में वो तमाम पॉइंट्स होंगे जिनका सेंटर x से डिस्टेंस जो है वो r के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू में बदल जाएगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई आर के बराबर नहीं होगा। जब आर के बराबर नहीं है तो ऑब्वियसली या तो आर से छोटा होगा या आर से बड़ा होगा। तो अब यहाँ पर और आ रहा है तो और को हम यूनियन में लिख सकते हैं, मतलब डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई लेस देन आर यूनियन डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई ग्रेटर देन आर। अब ये डेफिनेशन बन रही है ओपन बॉल की और ये डेफिनेशन बन रही है क्लोज बॉल की कॉम्प्लीमेंट की। तो ओपन बॉल तो ओपन सेट होता है हमारे पास और क्लोज बॉल हमारे पास क्लोज सेट होते हैं, और क्लोज बॉल जब क्लोज सेट है तो क्लोज बॉल का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हो गया। मतलब ये बी ऑफ वाई आर और ये क्लोज बॉल का जो कॉम्प्लीमेंट है ये दोनों ओपन सेट है, और ओपन सेट का यूनियन भी ओपन होता है हमारे पास। मतलब क्या हुआ कि ये यूनियन हमारे पास ओपन है, ये यूनियन स्फीयर के कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, मतलब स्फीयर का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, ओपन है। तो स्फीयर का कॉम्प्लीमेंट ओपन मतलब स्फीयर बजात खुद क्लोज्ड है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह अब एक और थ्योरम हम करते हैं, जिस तरह हम मैट्रिक्स स्पेस में भी है कि फाई और एक्स हमारे पास ओपन होते हैं,
और फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स की जो क्लोज सेट्स होते हैं इनका इंटरसेक्शन हमारे पास, सॉरी, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स होते हैं तो इनका इंटरसेक्शन ओपन होता है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स होते हैं तो इनका यूनियन हमारे पास ओपन होता है। अब क्लोज सेट्स के केस में बात उलट होती है, तो यही बात मैट्रिक्स स्पेस में भी होगी कि मैट्रिक्स स्पेस में जिस तरह 5 और x ओपन होते हैं, फाइनाइट सेट्स की कलेक्शन जो है इनका इंटरसेक्शन हमारे पास ओपन होता है। इनफाइनाइट ओपन सेट्स की जो कलेक्शन है इनका यूनियन हमारे पास ओपन होता है। अगर हम क्लोज की बात करेंगे तो 5 और x हमारे पास क्लोज्ड होंगे, और फाइनाइट क्लोज सेट्स की अगर हम कलेक्शन लेंगे तो इनका यूनियन क्लोज्ड होगा, और इनफाइनाइट क्लोज सेट्स की अगर हम कलेक्शन लेंगे तो इनका इंटरसेक्शन हमारे पास क्लोज्ड होगा। तो अब पहली बात साबित करनी है, अब जिस तरह 5 और x ओपन होते हैं तो 5 कॉम्प्लीमेंट और x कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे। तो 5 कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, x के, और x कॉम्प्लीमेंट 5 के बराबर है। ये तो बहुत आसान है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, फाइनाइट कलेक्शन लेते हैं क्लोज सेट्स की और साबित करते हैं कि इनका यूनियन हमारे पास क्लोज्ड है। अब चूंकि ये सारे इंडिविजुअली क्लोज सेट्स हैं तो इनके कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ओपन है। तो जब इनके कॉम्प्लीमेंट मतलब ये फाइनाइट ये फाइनाइट क्लोज सेट्स हैं तो इनके इनफाइनाइट क्लोज सेट्स के कॉम्प्लीमेंट ओपन होंगे, ठीक है। और फाइनाइट ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन हमारे पास ओपन होता है, ठीक है। तो बाय डे मॉर्गन लॉ ये इंटरसेक्शन फिर ये जो इंटरसेक्शन है ये एज अ होल फिर यूनियन में बदल जाएगा, मतलब ये यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट ओपन आएगा, ठीक है। क्योंकि ये इंटरसेक्शन ओपन है तो बाय डे मॉर्गन लॉ यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट जब ओपन है तो बजाते खुद यूनियन क्या है, क्लोज्ड है। मतलब फाइनाइट क्लोज सेट्स का यूनियन हमारे पास क्लोज्ड होता है, ठीक है। अब क्लोज सेट्स के हमने इनफाइनाइट कलेक्शन ले ली तो हम इनके इंटरसेक्शन को क्लोज साबित करेंगे। अब बजाते खुद ही इनफाइनाइट सेट्स क्लोज्ड है तो इनकी कॉम्प्लीमेंट ओपन होंगे। जब इनकी कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो इनफाइनाइट ओपन सेट्स का यूनियन ओपन होता है। तो बाय डे मॉर्गन लॉ ये फिर इंटरसेक्शन होल में इंटरसेक्शन बन जाएगा ना। फिर ये इंटरसेक्शन जब बनेगा तो जब इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो इंटरसेक्शन फिर क्या है, बजाते खुद क्लोज्ड है। मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन हमारे पास क्लोज्ड होता है, ठीक है। ये असाइनमेंट तो खैर ये नहीं है, बस ये इसको आप एज होमवर्क देख लीजिएगा। फिर हम आते हैं ये अब हम आते हैं ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन की तरफ। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन अगर हम एक मैट्रिक्स स्पेस ले लें तो हम और इसका एक सबसेट ले लें तो एक पॉइंट अगर हम ये यूनिवर्सल सेट से लें, ये अगर आपको याद हो तो पॉइंट लिमिट पॉइंट का उस सेट में मौजूद होना जरूरी नहीं होता। मतलब सेट ए का अगर हम लिमिट पॉइंट मालूम करें तो उस लिमिट पॉइंट का सेट ए में मौजूद होना एक तो जरूरी नहीं होता, और दूसरी बात ये कि ये लिमिट पॉइंट जो है ये हम यूनिवर्सल सेट से लेते हैं। तो ये पॉइंट जो है यूनिवर्सल सेट से ये लिमिट पॉइंट कहलाएगा सेट ए का। अगर हमारे पास एक ओपन बाल एग्जिस्ट करे बी एक्स आर, यहाँ तक कि अगर उस ओपन बाल से हम पॉइंट एक्स को निकाल लें और सेट ए से इंटरसेक्शन ले लें तो ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आना चाहिए, या ए से हम एक्स को निकाल लें और ओपन बाल से इंटरसेक्शन ले लें तो ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फिर पॉइंट एक्स जो है वो सेट ए का लिमिट पॉइंट कहलाएगा, अदरवाइज लिमिट पॉइंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें भी अगर आपको याद हो कि हमने साबित किया था कि अगर एक सेट क्लोज्ड है तो वो अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है। मतलब उसका जो डिराइव सेट है, लिमिट पॉइंट्स का जो सेट है वो उस सेट सी में मौजूद होता है। वो सेट सी जो है अपने डिराइव सेट को कंटेन करता है, या सी में उसके तमाम के तमाम लिमिट पॉइंट्स मौजूद होते हैं। वैसे तो जरूरी नहीं है ना कि एक सेट में वो तमाम लिमिट पॉइंट्स मौजूद हों, क्योंकि लिमिट पॉइंट्स तो सेट के बाहर से भी हो सकता है, यूनिवर्सल सेट से होता है भी से भी हो सकता है, या यूनिवर्सल सेट से तो होता ही है लेकिन उस सेट से बाहर हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हम साबित करेंगे कि एक सेट अगर क्लोज्ड है तो ये तभी मुमकिन होगा अगर वो अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करे, मतलब उसमें उसकी तमाम लिमिट पॉइंट्स मौजूद हों। इस बात का सादा मतलब ये है कि उसका डिराइव सेट जो है वो उस सेट का सबसेट हो, ठीक है। तो हम डायरेक्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। इफ एंड ओनली इफ है, हम फर्ज कर लेते हैं कि सी अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है, मतलब सी डिराइव जो है वो सेट सी का सबसेट है, ठीक है। सॉरी, मतलब हम डायरेक्ट पार्ट में ये फर्ज कर लेते हैं कि सी क्लोज्ड है। साबित हमने ये करना है कि सी जो है अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है, मतलब साबित हमने ये करना है कि सी डिराइव सेट सी का सबसेट है। इसके लिए हम ये कर लेते हैं कि सी डिराइव सेट से एक पॉइंट ले लेते हैं और साबित ये करेंगे कि वो पॉइंट जो है वो सी में मौजूद है। तो फर्ज कर लेते हैं कि कंट्राडिक्शन पर चले जाते हैं कि वो पॉइंट सी में मौजूद नहीं है। जब वो पॉइंट सी में मौजूद वो जो पॉइंट है सी एक्स वो सेट सी में मौजूद नहीं है, पॉइंट एक्स जो सेट सी में मौजूद नहीं है तो फिर वो सेट सी के कॉम्प्लीमेंट में मौजूद है। तो क्योंकि सी तो क्लोज्ड हमने लिया हुआ है तो सी कॉम्प्लीमेंट ओपन है। जब सी कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो ओपन सेट की डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास एक ओपन बाल एग्जिस्ट करेगा, यहाँ तक कि वो पॉइंट जो है ओपन बाल में मौजूद है और ओपन बाल सी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। मतलब ये पॉइंट ओपन बाल में और ओपन बाल सी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। तो जब ए बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा तो ये तभी होगा अगर इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है, ये भी मैंने आपको बताया था।
फिर ये अगर BF है ओपन बॉल C कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है तो इसका C के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी है, ठीक है। तो जब इस ओपन बॉल का C के साथ इंटरसेक्शन वैसे ही एम्प्टी है, तो अगर इस ओपन बॉल से हम इस पॉइंट X को निकाल भी लें, ठीक है, और इसका सेट C से इंटरसेक्शन ले लें, तब भी ये इंटरसेक्शन एम्प्टी जाएगा। क्यों? क्योंकि ओपन बॉल जो है ये पॉइंट X जो है ये C में तो हमने मौजूद नहीं है ना, ये तो हमने अजम्पशन ली हुई है पॉइंट X C में मौजूद नहीं है। तो फिर अगर हम ओपन बॉल से ये पॉइंट X निकाल भी लें, तब भी इंटरसेक्शन एम्प्टी ही आएगा, ठीक है। और अब ये अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा है तो इस डेफिनेशन के मुताबिक तो फिर पॉइंट X जो है वो सेट C का लिमिट पॉइंट नहीं है, मतलब पॉइंट X जो है वो C डिराइव्ड में मौजूद नहीं है। तो ये तो कंट्राडिक्शन आ रही है कि हमने तो फर्ज किया हुआ कि पॉइंट X जो है वो C डिराइव्ड में मौजूद है। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आई? हमारी गलत सपोजिशन की वजह से कि X जो है वो C में मौजूद नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि X C में मौजूद है और C डिराइव, जब X C में मौजूद है तो मतलब X तो हमने C डिराइव से लिया है, तो जब X C में मौजूद है तो मतलब C डिराइव C का सबसेट है। तो मतलब C अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है, मतलब C जो है C डिराइव जो है वो C का सबसेट है। या सादा अल्फाज में C के तमाम लिमिट पॉइंट C में मौजूद हैं। अब कन्वर्स में हम इस तरह कर लेते हैं कि C के तमाम लिमिट पॉइंट C में मौजूद हैं और हम C को क्लोज साबित करेंगे या C कॉम्प्लीमेंट को इक्विवेलेंट D हम ओपन साबित करेंगे। हम C कॉम्प्लीमेंट से अगर पॉइंट ले लेते हैं तो फिर वो पॉइंट ऑब्वियसली C में नहीं होगा। जब C में नहीं है तो C डिराइव में नहीं होगा, इसलिए कि हमने फर्ज किया हुआ है कि C डिराइव C का सबसेट है। जब एक पॉइंट C में नहीं मौजूद तो वो C डिराइव में कैसे मौजूद हो सकता है, ठीक है। तो जब C डिराइव में नहीं है तो फिर पॉइंट X जो है वो सेट C का लिमिट पॉइंट नहीं है। तो फिर लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करेगा, यहाँ तक कि ओपन बॉल से पॉइंट X निकाल दें, C से इंटरसेक्शन ले लें, तो ये इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा। तो ये जब पॉइंट X निकालने से इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा है तो वही ये इंटरसेक्शन वैसे भी एम्प्टी ही आएगा, मतलब ओपन बॉल का C के साथ इंटरसेक्शन वैसे भी एम्प्टी आएगा। जब एम्प्टी आ रहा है तो ओपन बॉल C कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। मतलब क्या हुआ कि पॉइंट X जो है वो ओपन बॉल में मौजूद है और ओपन बॉल C कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। तो वो ओपन सेट की डेफिनेशन के मुताबिक C कॉम्प्लीमेंट मैट्रिक्स स्पेस में ओपन है, जिसका मतलब ये कि C बजात खुद इस मैट्रिक्स स्पेस में क्लोज्ड है हमारे पास, और ये हमारे पास थ्योरम का प्रूफ है। अगर इसकी आप एग्जांपल लेते हैं, मतलब अगर आप ये आप साबित करें कि यूनिवर्सल सेट रियल नंबर ले लें और उसका सबसेट सेट नेचुरल नंबर ले लें, तो साबित करें कि ये क्लोज्ड है या इसका डिराइव सेट मालूम करें। तो इसके लिए यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस ले लें, मतलब डिस्टेंस बिटवीन x y माइनस y एब्सोल्यूट के बराबर है। और ओपन यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस में मैंने आपको करवाया था कि ओपन बॉल ओपन इंटरवल्स होते हैं, ठीक है। तो जब अगर हम XR1 ले लें और रेडियस 1/2 ले लें, तो ये B ओपन बॉल जिसका सेंटर 1 और रेडियस 1/2 हो, तो ये फिर ओपन इंटरवल 1/2 और 3/2 आता है। अब देखें, अगर हम सेट A से पॉइंट 1 को निकाल दें तो 2 3 4 अप टू 4 आ जाएंगे। तो अब A-1 इसका अगर हम इस ओपन बॉल से इंटरसेक्शन लेंगे तो देखिए 2 3 4 और ये 0.5 और ये 1.5, मतलब ये जो इंटरवल है ये सेट से बाहर का है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा। तो मतलब 1 जो है वो A डिराइव सेट में मौजूद नहीं है। इसी तरह 2 भी A डिराइव सेट में मतलब नेचुरल नंबर के डिराइव सेट में मौजूद नहीं है। 3 भी, मतलब नेचुरल नंबर का कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं, मतलब नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट डिराइव सेट क्या है? एम्प्टी है, और एम्प्टी सेट भी तो नेचुरल नंबर का सबसेट हुआ। मतलब एक तरह से क्या हुआ कि नेचुरल नंबर जो है वो अपनी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। एक्चुअली उसकी तो लिमिट पॉइंट्स है ही नहीं, उसका तो डिराइव सेट है ही नहीं, लेकिन चूंकि मतलब उसका डिराइव सेट तो एम्प्टी है, लेकिन चूंकि एम्प्टी सेट भी उसका सबसेट होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एन डिराइव सेट एन का सबसेट है, मतलब नेचुरल नंबर अपने लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर फिर क्लोज्ड हो गया। इसी बुनियाद पर हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर क्लोज्ड है। इसी तरह सेट रियल नंबर भी क्लोज्ड है हमारे पास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जरूर डिस्कस कर सकते हैं। लेक्चर लेंथी था, लेकिन असल में 2 वीक्स छुट्टी आ गई थी, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ज़रा आपको काम ज़्यादा करवाया है।